क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो, चलो बैठिए। आप बच्चे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो, चलो। ये तस्वीरों के माध्यम से बैठिए। तस्वीरों के माध्यम से पहले ही एक आईना सेट कर दिया गया है कि आपको जो बनना चाहते हैं आप उस दिशा में मेहनत कीजिए। टीचर्स को जो है दो ही तरह के बच्चे याद होते रहते हैं, या तो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हों, उस हिसाब से। चलिए, हाउ आर यू? वी आर फाइन सर। गिव मी योर इंट्रोडक्शन प्लीज। पहले आ जो हम बनाते हैं वो ऐसे नहीं बनाते सीधा ही, हम पहले उसको इस आकार में लेते हैं ताकि बच्चों को असुविधा न रहे। 6 घंटे में अगर बच्चों को परिपक्व न बना सकें तो मैं सोचता हूँ कि एक अध्यापक होना फिर सरासर वो गलत है कि वो इनमें बच्चों ने लंच बॉक्स रखा हुआ है। और बड़ी अनोखी बात है कि 12 बजे जब हम लंच करते हैं तो मैं बच्चों के साथ सामूहिक लंच में शामिल होता हूँ मैं खुद। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। सरकारी स्कूलों के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चों को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, या फिर स्टाफ अच्छे से बिहेव नहीं करता, या स्टाफ अच्छा नहीं होता। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हम इस वक्त कैथल के चौशाला गांव में सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसको संस्कृति मॉडल स्कूल की शेप दी गई है, उसका रूप दिया गया है। और साथ ही में लगता ये प्राइमरी विंग है और इसके साथ ही में लगती ये दूसरी विंग है जहां पर 6ठी से 12वीं तक के बच्चे पीछे पढ़ते हैं। तो इस नए नवेले संस्कृति मॉडल स्कूल को भी देखेंगे। वहीं एक साथ में दूसरा और जो परसेप्शन चल पड़ा है कि प्राइवेट स्कूलों में मजबूरन माँ बाप को अपने बच्चे भेजने पड़ते हैं, ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, तो उनके मुकाबले ये सरकारी स्कूल क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? इन तमाम बातों को जानने के लिए हम इस स्कूल में मौजूद हैं, वो बातें भी जानेंगे। मगर दर्शकों से एक निवेदन है कि इस स्कूल के सर्वे को बाकी सरकारी स्कूलों के मुकाबले न आका जाएं, क्योंकि हो सकता है उनमें थोड़ा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें थोड़ा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो तमाम बातें जानने के लिए और दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आइए अंदर चलते हैं। तो इस नए नवेले स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने के लिए जो नई नई पेंटिंग्स पीछे लगी हुई हैं इनका जिक्र करते हुए साथ में जो फैसिलिटीज़ ये स्कूल दे रहा है उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं, तकरीबन 6 सालों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, मुकेश दानिया सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है मेरे विद्यालय में, और चाहूँगा कि आप बार बार आएँ और हमारे जो विद्यालय के बच्चों का स्तर है आप उसे अपने चैनल्स पे दिखाएं, ताकि हमारे आसपास के जो गांवों के और इस विद्यालय के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, भारी भरकम जो फीस वो अदा कर रहे हैं तो उनकी वो ना चुकानी पड़े और निःशुल्क शिक्षा वो हमारे विद्यालय में वो ग्रहण करें। जी चलिए, थोड़ी वॉक एंड टॉक कर लेते हैं, चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। जो ये नया नवेला इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, क्या कुछ सिंबल या संकेत देने की कोशिश है इसके माध्यम से? हाँ, देखिए पीछे आपके यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा नेशनल सिंबल्स हैं, बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में उनको जानकारी मिले। अशोक स्तंभ है जी, और हमारे जो नेशनल बर्ड्स हैं हमारे, लोटस फ्लावर्स है जो आप, तो इन संकेतों से बच्चों को नॉलेज बढ़ती है, वो उनको बार बार देखते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं। कहीं ना कहीं वो जहन में बैठ जाती है फिर बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमने पेंटिंग में हरियाणा का जो मैप वो बनाया है, इसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों को दर्शाया गया है। हम यहाँ लाकर बच्चों को विभिन्न जिलों के बारे में, और कौन सा जिला उत्तर में और कौन सा दक्षिण में है, कौन सा नॉर्थ या साउथ में है, कौन सा ईस्ट या वेस्ट में, उनको हम बताते हैं। कौन सा जिला किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका कम है, वो सारी बातें हम इनके द्वारा बच्चों को सिखाते हैं। जी देखिए, चलते एक और गंभीर विषय पर आ जाते हैं। देखो, जब हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तुलना में आंकते हैं तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेहतर बता सकते हैं? देखिए, पहले से जब से हमारी केंद्र में सरकार, मोदी जी की सरकार है जी, और माननीय हमारे सीएम साहब ने भी, मनोहर लाल जी ने भी सरकारी स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर है। आप जैसे ही हम क्लासरूम में जाएंगे आप देखेंगे बच्चों के बैठने के लिए बेंच वगैरह, और एलईडी जो लगाई हुई है, डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं, और पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को बहुत सिखाया गया है। और हमारी भी जो है समय समय पर हमारी भी जो है कैंप लगते रहते हैं। हमारी कॉलेज को भी, हमारी नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए सरकारें कैंप लगाती हैं, और उसमें सभी जो हैं अध्यापक साथी जाते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए ये जिज्ञासा थोड़ी बढ़ गई है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड सरकार की ओर से मुहैया कराए गए हैं या रैक मुहैया करवाए गए हैं, वो भी देखेंगे साथ के साथ और बच्चों को भी आँकते हैं क्योंकि टीचर्स को जो है 2 ही तरह के बच्चे याद होते रहते हैं, या तो वो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हों, उस हिसाब से। चलिए ये एक क्लासरूम का नज़ारा है और दोनों ही हम साथ में मिलके देखते हैं। जो डिजिटल बोर्ड है पहले तो वो देख लेते हैं। डिजिटल बोर्ड है और हाँ। फिर ये आप इसे संयोग लगा लीजिए कि आजकल जो फसल जो है फसली दिन है, इन दिनों गाँवों में लाइटें नहीं मुहैया करवाई जाती है, तो आप डिजिटल बोर्ड वैसे देख सकते हैं, लेकिन हम इसको बैकअप इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है, अच्छा। तो हम डिजिटल बोर्ड का बहुत सहयोग लेते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। बच्चे मनोरंजन के साथ इसमें सीखते हैं। कई बार जब अध्यापक है, ये एक किस्म से डिजिटल बोर्ड एक कक्षा में 2 अध्यापकों का काम होता है। अच्छा। एक अध्यापक अगर मैं बच्चों को कार्य देता हूँ उनकी उत्तर पुस्तिकाओं पर, तो डिजिटल बोर्ड पे भी मैं कोई ना कोई प्रोग्राम लगा देता हूँ, जिससे बच्चे साथ-साथ में उसे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। जी, बच्चों से भी बात कर लेते हैं चलो। जी, मिस्टर कुणाल, मिस्टर कुणाल, हाउ आर यू? We are fine, sir. give me your introduction please. My name is Kunal. I read in second class. चलिए आपने तैयार कर रखे हैं। पूछिएगा प्लीज। जी, जी। My father's name is Rajesh. My mother's name is Suman. I am 7 years old. चलिए हेजिटेशन होती है, कहते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, सब कैमरे से लगता है आजकल। नहीं ऐसा नहीं है, हम देखो कहते हैं कि गुरु तो कुम्हार है, जी, हम तो एक किस्म के माली हैं, ये हमारे पौधे हैं और इनको हमें सींचना है। तो वास्तव में सही अध्यापक वो है जो एक बार प्रश्न करे क्या वो अध्यापक है कि नहीं है। अगर वो अध्यापक है, वो मानता है, तो वो बच्चों को कुछ सिखा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी एक अध्यापक के पास जो गुण है, अगर वो उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान बच्चों में से ही उनके मुख से वो उजागर हो तो वो बेहतर है। क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है, अगर मैं उतना बच्चों को दे पाया तो ही वास्तव में मैं सार्थक हूँ इस मामले में। आप ये जो है अभी सेकंड क्लास में बच्चे हुए हैं, तो ये सेकंड क्लास के बच्चे अभी से कर्सिव राइटिंग आप लिखते हैं ये बच्चे। अच्छा, अभी से कर्सिव राइटिंग। इवन ये 20 तक की इनकी टेबल याद है। आप इन बच्चों को पूछेंगे 20 की या 19 की, किसी पूछा आप पूछिए इनसे। जी, बच्चे 20 की टेबल सुनाना। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 10 जा 100, 26 जा 120। चलिए शाबाश बच्चे, शाबाश। अब ऐसे केवल जी। एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे इनसे पूछिए, आप कोई भी टेबल सुनिए। आप 19 की सुनाइए। 91 जा 19, 92 जा 38, 94 जा 93 जा 57, 94 जा 76, 9। शाबाश बच्चे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए एक और माँ बाप की शिकायत रहती है कई बार कि बच्चे को देखो इंग्लिश मीडियम है और अच्छे से ये पेश भी कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन कई बार इनको हिंदी में या हिंदी उसका भावार्थ और मतलब नहीं पता होता। उस अवस्था में फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए मेरे पास अभी तो ये दूसरी कक्षा है। मैं फ़िलहाल जो है मेरा व्यक्तिगत फोकस जो रहता है वो लेखन पे रहता है। अगर इनको स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स लिखना आए और जो इनको हिंदी वर्णमाला वो लिखना आए, उसके साथ साथ मेरा उच्चारण पर भी विशेष ध्यान रहता है। क्योंकि जो अगर बच्चा किसी शब्द का या अक्षर का सही उच्चारण करेगा तो वो लिखने में फिर वो मार नहीं खाएगा। आप उधर बोर्ड में देख सकते हैं, एक बार अगर आप कैमरा उधर घुमाएं तो मैंने हिंदी वर्णमाला के लिए देखो हमारा जो सिखाने का जो ढंग है, हम पहले आ जो हम बनाते हैं वो ऐसे नहीं बनाते सीधा ही, हम पहले उसको इस आकार में लेते हैं ताकि बच्चों को असुविधा न रहे। वो बड़ी आसानी से वो ऐसा लिख लेते हैं। और इससे भी पहले हम आड़ी या तिरछी केवल रेखाएं या डॉट डॉट रेखाएं उनके ऊपर उनको पेंसिल को घुमाने के लिए हम बोलते हैं, हम खुद लिख के देते हैं। बाद में इस रूप में वो आ बनता है, आ से ही फिर आ का ही ओ से औ वो बन जाता है। इसी तरह मैं टा से ई तक लेकर आता हूँ और री भी हम इस ढंग से सिखाते हैं ताकि बच्चों को वो सही आकार उसका वो बना पाएँ और सही ढंग से सीख पाएँ और उनके ऊपर किसी तरह का बोझ भी ना बने। बहुत आसानी से बड़े प्यार से वो कर लेते हैं और बड़ा सुंदर लेखन है। तीसरी चौथी पाँचवीं में तो यहाँ तक है, मेरे पास जो बच्चे हैं उनका जो 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों से भी अच्छा बेहतर लेखन होता है। इवन स्टाफ से भी वो अच्छा लिखने लगते हैं कर्सिव राइटिंग में। और आपको अगर मैं बताता चलूँ कि पिछले 2 साल हमारे कोरोना में जो है वो
थोड़ा, हाँ, उसमें कोरोना में हमारा वेस्ट हो गया उनका। अन्यथा हमारे बच्चे जो यहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटी में, आप कलायत ब्लॉक में अगर आप देखें तो कलायत ब्लॉक में महिला कॉलेज है, ITI है और नामी गिरामी स्कूल हैं, शिक्षा भारती, MDN जैसे स्कूल हैं। तब भी हमारे बच्चों ने वहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने गणतंत्र दिवस में भाग लिया और वहाँ पर अपनी उपस्थिति जाहिर की। और इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं 5वीं तक हैं, 6-7 बच्चे लगातार हर वर्ष प्रतिवर्ष नवोदय में जाते हैं। कुछ जो बच्चे हैं फिर वो आरोही स्कूल में चले जाते हैं। और जो भी बच्चे जो बचते हैं उसके बाद भी 134 के तहत भी 134 के तहत दाखिला जो बच्चे हैं क्रीमी लेयर हमारे चले जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं वो भी टॉप करते हैं। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो आपने इतना अच्छा पैटर्न खोज निकाला और जो है बच्चों को रटत प्रणाली से भी दूर रखता है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपने बनाए रखा है। एक जो रैक है, ये सरकार की एक नई सुविधा है, खासकर संस्कृति मॉडल स्कूलों को जो ये रैक है बच्चों को बैग फ्री बनाने के लिए, मेरे ख्याल से अगर आप इसका जिक्र करें ठीक से। देखो, ये सरकार की जो मुहिम है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मेरी खुद की भी इच्छा ऐसी थी कि बच्चे जब हमारे पास 6 घंटे तक हमारे पास रहते हैं, पूरा दिन ही हमें दे देते हैं माँ बाप, तो क्यों ना हम उन 6 घंटे में अगर हम कुछ ना करा सके, उसके बाद हम अगर ट्यूशन पे डिपेंड रहिए तो मूर्खता और गलत है। सरासर बच्चों के साथ अन्याय है, उनका बचपन छीनना है। अगर हम 6 घंटे में अगर बच्चों को परिपक्व न बना सकें तो मैं सोचता हूँ कि एक अध्यापक होना फिर सरासर वो गलत है कि वो पूर्णतः वो अध्यापक अपने दायित्व को वो निर्वहन वो सही नहीं कर रहा। अब अभी ये जो हाल ही में जो ये रैक हमने सरकार ने हमें मुहैया करवाए हैं, इनमें बच्चों ने लंच बॉक्स रखा हुआ है। और बड़ी अनोखी बात है कि 12 बजे जब हम लंच करते हैं तो मैं बच्चों के साथ सामूहिक लंच में शामिल होता हूँ। मैं खुद लंच लेके आता हूँ और बच्चों को एक राउंड में बिठा के, और जो एक आध बच्चा कहीं के माँ बाप होते हैं बीमार हो जाते हैं या कहीं के यहाँ उस वक्त खाना उपलब्ध नहीं होता, तो हम शेयर करके खाते हैं। तो इससे बच्चों में मेरे प्रति आत्मीयता और विश्वास बढ़ता है और बच्चा बेहतर माहौल में सीखता है। सीजन का भी माहौल चला हुआ, जिस तरह से कनक की कटाई और फिर वो मंडियों में ले जाया गया उसको, और उसके कई बार माँ बाप को टाइम भी नहीं हो पाता बच्चे को इतना से ट्रीट कर पाए, लेकिन आपने घर जैसा माहौल यहीं पे बच्चों को दे रखा है। कुछ और फैसिलिटी का अगर हम जिक्र कर सकें। अभी हम असेंबली में बच्चों को जनरल नॉलेज के बारे में हम बच्चों को बताते हैं और साथ में असेंबली में हम बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे स्पीच टैलेंट है, स्पीच टैलेंट के बारे में है, पोएटिक टैलेंट के बारे में है। हम अनेक गतिविधियां करवाते हैं। यहाँ पर मैं तो सरकार से थोड़ा निवेदन भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जैसे खेल संबंध में अगर हमारे पास कितना बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, आप उधर देखें तो बहुत बड़ा अच्छा कैंपस है हमारे विद्यालय का। तो अगर खेल के यही दायित्व एक अध्यापक तो साथ में वो खाना पकाए और साथ में ही फिर वो खाना बांटे, दूध का वितरण करना पड़ता है उसे एक अध्यापक को। तो मैं सोचता हूँ कि अगर खेल का भी कोई अध्यापक, कोई कोच यहाँ पर उपलब्ध हो जाए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास वो संभव है, क्योंकि वो अगर शिक्षा के साथ साथ खेल में भी वो अग्रणी हो सकते हैं। टीचर्स को मल्टीटास्क दे दिए गए हैं एक हिसाब से देखे तो। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि कार्य जो है फिर भी कार्य ज़्यादा है और मैं प्रार्थना करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से भी, कि अध्यापक को अगर कुछ दिन के लिए या कुछ वर्ष के लिए अध्यापक ही छोड़ दिया जाए, अध्यापक को अध्यापकीय कार्य सौंप दिया जाए तो बहुत बेहतर जो परिणाम वो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ का अगर हम जिक्र कर पाएँ तो दर्शकों की जानकारी के लिए कि प्राइवेट स्कूलों में देखो फीस बहुत महंगी हो गई है, महंगाई का टाइम है और कई माँ बाप तो जुगाड़ के साथ ही फीस मुहैया या जुटा पाते हैं, और ऐसे में फिर हमारा स्कूल किस तरह से उन बच्चों अब अभिभावकों के जो बच्चे हैं उनको सेवाएं दे पाएगा फिर? अभी नई शिक्षा नीति में जो कई उद्देश्य है जो सरकार के हैं, वो एक तो सकल नामांकन बच्चों का हो कि सभी बच्चे जो बच्चे विद्यालय में जो अभी तक नहीं आ पा रहे उनको विद्यालय तक लेके आना है, ये बहुत अच्छी बात है। पर कहीं इस नीति में थोड़ा सा विरोधाभास भी है, जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पर तो विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो शिक्षा नीति है उसमें तो बच्चों को अभी संस्कृति मॉडल स्कूलों में फीस देनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे में वो इस बात को कैसे दो बातों को एक साथ साझा नहीं हम रख सकते कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी दें और फीस भी दें, तो वो तो संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि निःशुल्क शिक्षा दें, बस ये है कि थोड़ा सा स्कूलों का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारें और
और अधिक विश्वास हम पर वो मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हम पे रखें, ताकि हम अच्छा परिणाम वो दे पाएँ। कुछ लोग अभी तक जैसे हैं हमारे समाज के लोग हैं, अगर वो भी हमारे साथ जुड़ें तो उनके बच्चों को भी निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो एक बार वो हमें विश्वास दिलाएँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, जिनके माता-पिता हैं वो अच्छा अर्न करते हैं, वो फाइनेंशियल साउंड हैं, वो वो आर्थिक रूप में मजबूत हैं, संपन्न हैं, तो वो तो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जो रहते हैं वो चले जाते हैं आरोही स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में। और फिर सरकार की एक नीति और है कि 134 ए के तहत सरकार खुद अपने सरकारी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ के आ रही है, उनका खर्चा वहन कर रही है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे पास बचता है IQ लेवल का, वो इतना अच्छा नहीं बचता। सरकार भी इससे सहमत है, उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं और बेहतर माहौल दे रहे हैं। जी। तो अभिभावकों से भी सर ने अपील की कि एक बार ट्रस्ट करके देखिए, विश्वास करके दीजिए, ये अपना 100% उन बच्चों से निकाल पाएंगे और अपनी ओर से जितनी भी ऊर्जा और क्षमताएं हैं वो दे पाएंगे। इसके साथ साथ ये तो चलो हमने प्राइमरी विंग की बात की, आगे चल के हम एक बार सीनियर विंग की ओर बात कर लेते हैं, वहाँ किस तरह से अच्छी सुविधाएं और बच्चे उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। जी। तो हमारे बच्चे न केवल शिक्षा के स्तर में आगे जा रहे हैं, खेल के स्तर में आगे जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे के जैसे हैं, आटे से विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनाना सीखते हैं, पत्तों से विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनाना सीखते हैं। मैं खुद जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने टॉप किया है पेंटिंग में, तो रंगोली और पेंटिंग में मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तो उसमें भी बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप मैडम की क्लास आप एक बार देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। जी जी जी। ये मैडम निर्मल जी हैं और बहुत ही हमारे स्टाफ की बहुत बेहतरीन अध्यापिका है जी। और आप वॉल पेंटिंग में आप देख ही लीजिएगा, अभी हाल ही में हमने ये वॉल पेंटिंग बनाई है। ये प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय दिए हुए हैं, यहाँ सौरमंडल के बारे में बताया गया है। आप उस साइड में उधर देखें, बिल्कुल हमारे सामने वहाँ जल चक्कर के बारे में बताया गया। तो इन पेंटिंग से और डिजिटल बोर्ड से बच्चे बहुत आसानी से और बहुत गहनता से वो सीखते हैं। आप अगर कोई पर्सन किसी भी बच्चे से पुट करना चाहें समय के बारे में, जैसे जल चक्कर के बारे में दिया है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं प्रोफेशन का जिक्र कर लेता हूँ बच्चों से पहले, क्योंकि ये सामने ही आपने बता दिया कोई वकील बनना चाहता है, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी बनना। बच्चे क्या बनना चाहते हो आप? फौजी। क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो, चलो बैठिए। आप बच्चे? डॉक्टर बनना चाहते हो, चलो ये तस्वीरों के माध्यम से बैठिए। तस्वीरों के माध्यम से पहले ही एक आईना सेट कर दिया गया है कि आपको जो बनना चाहते हैं आप उस दिशा में मेहनत कीजिए, और ये काफ़ी संस्कृत मॉडल स्कूलों की काफ़ी मुख्य पहल है। बच्चे आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। चलो कोई है जो टीचर, बैठिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो टीचर का प्रोफेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी जो हाल ही में जो इन स्कूलों का माहौल बना है, सरकारी स्कूलों का माहौल बना है, और सने सने अभिभावकों का भी विश्वास हम पर बढ़ने लगा है। सरकार भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है और हम तो अपना 100% दे ही रहे हैं। तो जब आप हमारे विद्यालय में आएंगे, आप देखिएगा कि ये संख्या भी बड़ी आपको, इस संख्या में भी बढ़ोतरी आपको मिलेगी और हमारा परिणाम भी पहले से बहुत बेहतर आपको मिलेगा। मैं इस वक्त सीनियर विंग में हूं, जहां पर बड़े बच्चे पढ़ते हैं, और 8th क्लास के बाद यहां पर 2 तरह की ट्रेड शुरू की गई हैं जिनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में बच्चे ले सकते हैं। एक है रिटेल और दूसरी है एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ हमें खास लगी और आसपास के बच्चे भी इनका लाभ ले सकते हैं। और मेरे साथ फिलहाल स्कूल के प्रिंसिपल श्री गोरा सिंह भी मौजूद हैं, और उनसे भी इन दोनों ही ट्रेड के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से बच्चे इनका लाभ उठा सकते हैं, इनको एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लेकर। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, रिटेल जैसा सब्जेक्ट है जो हमें सुनने में नहीं आया कि किसी आसपास स्कूल में हो, ये तो किस तरह से बच्चों के लिए लाभदायक है? 2015-16 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, हमारे विद्यालय में आई थी जी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन के लिए चलाई गई है। बच्चों को 9वीं से 12वीं तक रिटेल है हमारे पास, और दूसरी है एग्रीकल्चर और पैडी फार्मिंग जी, यानी एग्रीकल्चर के गुर सिखाए जाते हैं। रिटेल में बच्चा किस प्रकार कोई भी खरीद का या बेचने का काम कर सकता है, या नाम से ही स्पष्ट है, खुद डिस्क्राइबिंग है जी। तो बच्चे में कौशल डेवलप किए जाते हैं कि अपना रोजगार वो खुद का कमा सके। 12वीं के बाद 9वीं से 12वीं ऑप्शनल विषयों के तौर पे ये दोनों विषय पढ़ाए जाते हैं,
और 4 साल जब बच्चा पूरा कर लेता है इन विषयों में तो ITI के कोर्स के बराबर इसकी मान्यता है। जी। एक लैब मतलब सरकारें सुविधा तो दे देती हैं लेकिन उस तरह की लैब मुहैया नहीं हो पाती बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की लैब भी है। अगर लैब का हम जिक्र करें तो क्या क्या है अपने पास खास? जो जैसे यहाँ अब हम फिलहाल रिटेल की लैब में खड़े हैं, जो रिटेल की लैब में बच्चा को जो रियल लाइफ में एक्सपोज होती हैं जो चीज़ें, वो सारी कुछ इस लैब में मौजूद हैं। ये आपको जैसे देख रहे हैं आप कैमरे की नज़र से, कार्ट हैं, ये बड़ी चीज़ों को सरकाने के लिए हैं और ये इनके प्रोडक्ट रखे गए हैं। किस प्रकार मतलब हम ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्रांडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। इसी प्रकार ये मतलब रिटेल के हिसाब से जो जो चीज़ें हो सकती हैं बेस्ट पॉसिबल यहाँ प्रोवाइड करवाई गई हैं सरकार के द्वारा, और हमारी फैकल्टी बहुत बढ़िया है जी। एक एग्रीकल्चर की भी लैब है और चलिए एग्रीकल्चर की भी है, साथ में ही अगले कमरे में एग्रीकल्चर की लैब है। हाँ जी। तो दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि चौशाला के सरकारी स्कूल में ये दोनों तरह की ट्रेड हैं और ख़ास बात है कि लैब भी सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है, एक रिटेल और दूसरी एग्रीकल्चर। 8वीं कक्षा के बाद जो भी बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इनको लेना चाहता है या इस दिशा में अपने कैरियर को स्टेबल करना चाहता है तो वो इन दोनों ट्रेड्स का ये लाभ ले सकता है। जी। एग्रीकल्चर की लैब में है, एग्रीकल्चर की लैब है ये, एग्रीकल्चर से जुड़े इम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ पे। और एग्रीकल्चर में जैसे नाम से लगता है कि केवल खेती करना सिखाया जाता होगा, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर के फूड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, इन दोनों ही चीज़ों की मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक फसलें कैसे तैयार की जाती हैं, ये सारा कुछ सिलेबस में और बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे हमारी जो एग्रीकल्चर वाली फैकल्टी है रिटेल की तरह, वो भी काफ़ी बढ़िया है और दोनों ट्रेडों में खूब बच्चे हैं हमारे 9वीं से 12वीं तक। जी। क्या आधुनिक खेती के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाती है? हाँ जी, आधुनिक खेती भी और ऑर्गेनिक खेती भी, दोनों चीज़ों पे जोर रहता है। किस प्रकार हम रासायनिक खादों से बचकर ऑर्गेनिक खादों की तरफ जा सकते हैं, उस चीज़ पे भी यहाँ जोर रहता है। जी। और स्टाफ भी हमारे पास बिल्कुल सरकार द्वारा मुहैया करवाया गया है। हाँ, इन दोनों ट्रेड्स का स्टाफ हमारे पास उपलब्ध है, मुहैया करवा रखा है सरकार ने। जी। तो लैब के अंदर जो जो इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं, एक बार उनका अगर जिक्र हो जाए। हाँ जी, लैब में आप ये इधर से देखना शुरू कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं और इधर इम्प्लीमेंट्स हैं, चार्ट्स में इनकी फंक्शनिंग दिखाई गई है। इसी प्रकार इधर ये जो संदूक हैं, पेटी हैं, इनके अंदर इम्प्लीमेंट रखे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। और एक बात खास है एग्रीकल्चर ट्रेड में, भारत सरकार की एक स्कीम है स्किल हब इनिशिएटिव, SHI के नाम से उसको हम जानते हैं। और स्किल हब इनिशिएटिव में हरियाणा में 150 स्कूलों को चुना गया, 150 ट्रेड दी गई है वहाँ पे, जिनमें से हमारा स्कूल एक है। और यहाँ हम जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं, अब अपनी आजीविका कमा रहे हैं किसी भी तरीके से, 18 से 35 वर्ष के लोग 3 महीने का हमारे पास एग्रीकल्चर में स्किल हब इनिशिएटिव के तहत डिप्लोमा कर सकते हैं जी। एडमिशन हर 3 महीने में होते हैं, अब की बार के हो चुके हैं, 3 महीने बाद दूसरे होंगे और हम उसका सर्टिफिकेट भी देंगे और यहाँ कौशल भी विकसित किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का या डिप्लोमा का फिर क्या फ़ायदा रहता है हमको? फ़ायदा सर्टिफिकेट की बजाय जो कौशल वास्तव में सीखे जाएंगे उनका फ़ायदा ज़्यादा है। और जो जैसे हमारी NDRI करनाल है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है और इनके सब सेंटर हैं जैसे कोल में, ये लोग जैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रकार का स्वयं का रोजगार चलाने के लिए, कोई किसी ऋण लेना है, उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसे ही वो कौशल डेवलपमेंट के साथ साथ है आपको एलिजिबल बनाता है स्वयं रोजगार चलाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की प्रिंसिपल सर ने। और ये एग्रीकल्चर की लैब थी, जिस तरह से स्कूल जो 8वीं कक्षा के बाद जो 2 ट्रेड होती हैं खास तौर पर जो सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई हैं स्कूल में, एक है रिटेल, दूसरी है एग्रीकल्चर। तो 8वीं कक्षा के बाद बच्चा इस दिशा में अपना कैरियर बना सकता है। इसके साथ ही जो
18 से 35 साल के लोग हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो इन कोर्सेज़ का फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। तो कैथल के चौशाला गांव का सरकारी स्कूल आपने उसका जायज़ा देखा, और हमारी आपसे बार बार ये निवेदन है कि इस स्कूल को बाकी के स्कूलों से भी आप कंपैरिजन करिएगा कि वो कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को दे पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो औजार है कि जो सीखेगा, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। फिलहाल ये तस्वीरें आप कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।